स्ट्रेस और डिप्रेशन 20-25 साल पहले तो ये वर्ड किसी ने सुने भी नहीं थे। तो आज के टाइम में ऐसे क्या चेंजेस हो गए कि लोगों को ये बीमारियां भी होने लगी हैं? Humans are reacting much more than what they are supposed to. मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ साइड बाय साइड है, उस दोनों को आप पार्ट अपार्ट नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। यंगर जनरेशन को बिगाड़ने का मेजर जो फैक्टर्स है वो हम ही लोग हैं। सेक्सुअल मेडिसिन को लेके आज के जनरेशन में अवेयरनेस होती ही नहीं है। इसका मेजर फैक्टर है स्कूल। स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन अभी भी करिकुलम के हिसाब से नहीं है। रिलीजियसली फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो डायबिटीज पेशेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो सर? मूव मोर, ईट लेस, स्लीप मॉडरेटली, इतना अगर कर लेगा तो मेरे हिसाब से डायबिटीज़ का काफ़ी हद तक आप अपना रिस्क फैक्टर्स को कम कर। एक्चुअली आजकल हम लोग कुछ ज़्यादा ही एडवाइस ले रहे हैं लोगों से। आप अगर देखिएगा एक्सरसाइज करने के लिए भी हमें जिम का ज़रूरत होता है, डाइट भी खाने के लिए हमें डाइटिशियन का ज़रूरत होता है। हमें नहीं लगता कि इतना एडवाइसेस का ज़रूरत था। किडनी डिसीजेस में अभी अचानक से इतना फ्लो क्यों बढ़ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को वो प्रॉब्लम फेस हो रही है? आजकल के लोग को आप देखिएगा काफ़ी दर्द रहता है। फार्मेसी में जाकर तरह तरह का पेन किलर्स, एनासिड्स वो लोग खाते हैं, जो ओवर द टाइम आपकी किडनी को डैमेज करते हैं। कि अगर लोगों को हेल्दी लाइफ जीना है, लॉन्ग लाइफ जीना है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? सर तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि डॉक्टर बनना है, ये हर एक बच्चे का ख्वाब रहता है। सो आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और उसके बारे में आप क्या बता पाएंगे? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप ये डिसीजन जनरली क्लास 10 या क्लास 12 के बाद लेते हैं। तो उस करेक्ट। समय आपका उम्र लगभग अराउंड 16 टू 17 ईयर्स होता है। प्रेरणा अगर लेना है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो प्रेरित होता है वो कोई ना कोई अपने घर के मेंबर से प्रेरित होता है, रोल मॉडल उसी को मानता है। करेक्ट। मेरे केस में मेरे नाना जी थे। अच्छा। नाना जी वाज अ डॉक्टर एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस अपने विलेज में, और हम वैकेशन में वहाँ जाया करते थे। तो उनको प्रैक्टिस करते हुए मैंने अपना चाइल्डहुड में देखा है, अच्छा। और वहीं से प्रेरणा मिली कि हम भी इन्हीं की तरह किसी दिन डॉक्टर करें। जैसे कि आपने एजुकेशन एमबीबीएस जो कंप्लीट किया वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से किया। सो आपके मेडिकल कॉलेज के क्या एक्सपीरियंस थे, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया है। ये उस समय का बात है, दैट वाज अराउंड, हमने एंट्री जो किए थे वो 1995 में किए थे। ओके। तो उस समय जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे या स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, उससे पास करके उस कॉलेज में मैंने दाखिला लिया। कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना आपको हाई अच्छा लेवल का नहीं नहीं मिलता। मिला। लेकिन हाँ, पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे कि एक्सपोज़र काफ़ी अच्छा मिला हम लोग को सीखने के लिए। एग्जैक्टली। और वो एक्सपोज़र को ही लेकर हम लोग आगे का जर्नी फिर बढ़ाए। तो मेरा कॉलेज टाइम जो है, क्योंकि एक मेडिकल का पढ़ाई 5 एंड हाफ ईयर्स लगता है, करेक्ट। तो 5 एंड हाफ ईयर्स इज़ अ ह्यूज, मीन्स एक टाइम बहुत बड़ा पीरियड बड़ा। टाइम हाँ। फ्रेम है, जहाँ पर आपको बहुत सारे लम्हे जीने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। एंड एट द सेम टाइम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है कि यू कैन नॉट इंजॉय ऑल द मोमेंट्स एट दैट पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ एग्जैक्टली। टाइम। एग्जैक्टली। तो इट वाज वेरी बिजी टाइम जब हम एमबीबीएस कर रहे थे, एंड होपफुली अच्छा ही रहा। उसके बाद सर जैसे हमने पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपने लगभग तकरीबन 15 साल तक सेवा दी है। तो वो अनुभव कैसा रहा सर? एमबीबीएस के बाद जनरली बहुत कम ही डॉक्टर हैं जो यूनिफॉर्म पहनना चाहेंगे। एग्जैक्टली। और क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि अपना कोर फील्ड में काम करें, तो एमबीबीएस के बाद लोग चाहेंगे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में काम करें। यूनिफॉर्म का थोड़ा सा क्रेज था, अच्छा। तो लगा कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को डालना। हम्म। तो यूनिफॉर्म पहन के सोचे कि एक ऐसा टेरेन में अपने आप को पहुंचाया जाए जहां पर आप रियली टेस्ट कर पाए कि आपका मेडिकल एजुकेशन जो आपने लिया है वो आप कितना फ्रूटफुली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं, और देश का सेवा भी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सेवा होगा वो सोल्जर्स के प्रति होगा। तो दैट वाज द होल एम ऑफ मी ज्वाइनिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम। असम राइफल्स में मैंने अपना असिस्टेंट कमांडेंट के हिसाब से फर्स्ट पोस्टिंग लिया। बाद में आप कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर तक भी पहुंच गए थे।
हाँ, मतलब 14 इयर्स के सर्विस के बाद आप कमांडेंट तक हम पहुँच गए प्रमोट होकर। और इसी दौरान में आपको बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, क्योंकि राइट। मेडिकल ऑफिसर को सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से सिर्फ डॉक्टरी करने का अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलता है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में भी आपको उतना ही सहयोग देना पड़ता हाँ, है। सहयोग देना पड़ता है। एंड एज़ द टाइम डिमांड्स यू जस्ट कैन नॉट से दैट कि मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टरी के अलावा कुछ नहीं आता है। एग्ज़ैक्टली। आपको अगर यूनिफ़ॉर्म पहनना है और अगर आप ऑफ़िसर ग्रेड में जॉइन कर रहे हैं, तब आपको वो ज़ील रखना पड़ेगा कि यू कैन डू एनी टाइप ऑफ वर्क व्हिच इज़ इंटरेस्टेड टू यू। करेक्ट। तो दैट इज़ हाउ मैंने हर एक अपॉर्च्युनिटी को लिया, काफ़ी समय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी किए। हमेशा हॉस्पिटल या एमआई रूम में काम करने का मौका नहीं मिलता था। अच्छा। एडजुटेंट, सेकंड इन कमांड, क्वार्टर मास्टर सभी तरह का जॉब किए जो कि एक जनरल ऑफ़िसर करते हैं। एंड कमांडेंट के पोस्ट तक हमने पहुँचा। आपने एमडी मेडिसिन जो किया वो एएमसी पुणे एफएमसी से किया, यस। एएफएमसी से किया। सो एएफएमसी के बारे में आपका मतलब अनुभव कैसा रहा जो कि पुणे में है, जो कि स्पेशली आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज करके जाना जाता है? उसके बारे में आप क्या बता सकते हो सर? आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। वहाँ राइट। से एमडी करना मतलब आपका 24/7 इंटू 365 इंटू 3 इयर्स आपको कमिट होना पड़ेगा। यू जस्ट कैन नॉट से दैट कि कुछ देर हम रहेंगे, कुछ हम इधर चले जाएंगे, वो नहीं हो पाता है। तो एएफएमसी का एमडी का करिकुलम इज़ वेरी बिजी। राइट। ऑल द टाइम यू हैव टू बी प्रेजेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जितना जगह है सब जगह आपको प्रेजेंट रहना, आपको लेक्चर्स में रहना है, ओपीडीज में रहना है, आपका सिंपोजिया होता है, जनरल क्लब्स होते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, एफएमसी के जो फैकल्टी हैं वो दे आर टोटली डेडिकेटेड, बिकॉज उन लोग को एएफएमसी के अलावा और कुछ करने का नहीं है, क्योंकि दे डोंट डू प्राइवेट प्रैक्टिस एंड ऑल। तो राइट। दे जस्ट फोकस देमसेल्व्स एट आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। So that is the biggest jewel which we get as teachers from them. एग्जैक्टली। Yes. सर जैसे कि आपने बताया कि डिफेंस का आपको जो एक्सपीरियंस रहा है, तो एज अ डॉक्टर जब आप काम करते हो उसी के साथ साथ फिटनेस के ऊपर भी वहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। तो उसके बारे में वहाँ का ट्रेनिंग कैसा होता है या फिर डॉक्टर्स के लिए कुछ अलग ट्रेनिंग रहता है? उसके बारे में आप क्या बता हाँ, सकते हो? मतलब फिटनेस हमेशा ऐसा रहता है कि हमें एज अ आप चाहे सोल्जर हो या ऑफिसर, आपका शेप यानी कि आपका जो शेप होना चाहिए वो एकदम अव्वल दर्जे का होना चाहिए। करेक्ट। तो आप कोई भी तरह का डिफ़ॉर्मिटी या फिर कोई भी तरह का बीमारी आप अपने बॉडी में अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो आपका एग्जैक्टली। शेप चेंज हो जाएगा और प्रमोशनल एवेन्यूज़ एंड आगे का भी स्कोप काफ़ी कम हो जाता है। तो ये राइट। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे हम सोल्जर्स या फिर ऑफिसर्स इस बात का काफ़ी ध्यान देते हैं कि फिट रहें। इन्फेक्शियस डिसीजेज के बारे में हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हाल ही में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे इन्फेक्शियस डिसीजेज जो है वो बढ़ने लगे हैं। सो उसके लिए नॉर्मली लोगों ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को देखना चाहिए कि इन्फेक्शियस अगर डिसीज़ है मुझे तो मेरी वजह से किसी और को ना फैले? इन्फेक्शियस डिजीज़ मोस्टली आजकल जो है वो वायरल है। कोविड ने सिखाया कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को कैसे टैकल करना है। फिर हम लोग भूल गए, क्योंकि जैसे वो एरा चला गया हमारा फ़ियर चला गया। करेक्ट। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मेजर कारण फैलने का एक ही है, एक है आपका अर्बन क्राउडिंग। आजकल देखिएगा सिटी में काफ़ी लोग आते जा रहे हैं और क्राउड कर रहे हैं, और दूसरा करेक्ट। हमारा प्यार ट्रैवल करने का। हम इतना जगह ट्रैवल करते हैं, वी मिक्स विद सो मेनी पीपल, कि राइट। वो जो सोशल डिस्टेंसिंग जो कोविड सिखाया था, वो जो बेसिक सैनिटाइजेशन का हम लोग को जो रूल सिखाया था, वी आर अगेन फॉरगेटिंग, एंड दैट्स द रीज़न आज भी आप देखिएगा काफ़ी वायरल फीवर्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ फैले हुए हैं। नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि इंटरनल मेडिसिन हो गया, उसका जो एजुकेशन रहा कि कौन सा फील्ड हमें पर्टिकुलरली चुनना है, तो वो आपने कैसे डिसाइड किया कि जैसे कि इंटरनल मेडिसिन में ही मुझे काम करना है? एक्चुअली इंटरनल मेडिसिन एक होलिस्टिक मेडिसिन है। अच्छा। आप जब कोई भी इंसान को देखते हैं तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम नहीं देखते हैं, उस इंसान का हर एक सिस्टम का जानकारी इंटरनल मेडिसिन देता है। करेक्ट। यानी कि एक होलिस्टिक अप्रोच रखने वाला अगर डॉक्टर है
तो वो इंटरनल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद था, ना कि मैं सिर्फ आई, ईएनटी, थ्रोट इसमें फ़ोकस करूँ। मुझे लगा एक होलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए बॉडी के प्रति, ताकि कोई भी इंसान अगर आए, मैं एटलीस्ट कुछ आंसर तो ज़रूर दे पाऊँ उसके प्रॉब्लम का। एग्जैक्टली। या नॉर्मली सर, डॉक्टर को हम लोग जब भी सुनते हैं कि डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप होता है, क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कहते हैं आइदर भगवान बचा पाएगा, जैसे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर बचा पाएगा। सो अभी बहुत सारे जनरेशन में है ना डॉक्टर बनने की चाह है नए जनरेशन में। तो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू उन यंग क्राउड को क्या सजेशन देना चाहते हो कि एक डॉक्टर ने अपनी लाइफ किस तरीके से स्पेंड करनी चाहिए? देखिए, डॉक्टर से जितना एक्सपेक्टेशन कॉमन आदमी को है, तो आपको उस एक्सपेक्टेशन पे खरे भी उतरने होंगे। एग्जैक्टली। खरे उतरने के लिए डॉक्टर का सबसे पहला जो चीज़ है वो है कमिटमेंट, अवेलेबिलिटी एंड डेडिकेशन। ये करेक्ट। तीनों चीज़ अगर आप स्टूडेंट लाइफ से ही अगर अपने में डाल लीजिएगा, तब आप एक अच्छा डॉक्टर बन पाइएगा। भगवान तो शायद नहीं बन पाइएगा, क्योंकि भगवान तो ऊपर ही है, लेकिन शायद आप काफ़ियों का ज़िंदगी बचा पाइएगा। आपने सर एचआईवी मेडिसिन्स में भी फेलोशिप किया है। लोग क्या होता है ना नॉर्मली इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहते या फिर डिस्कस नहीं कर सकते। सो जब आपने एचआईवी के इसमें मेडिसिन में फेलोशिप किया तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं सर? ये भी एक अपॉर्चुनिटी का बात है। मेडिसिन में एमडी करने के बाद मैंने जब अ, अपना पलटन में वापस पहुँचे, यानी कि असम राइफ़ल्स में पहुँचे, तो वहाँ पे मुझे दिखा कि काफ़ी सोल्जर्स हैं जिसको एचआईवी से वो लोग माने पीड़ित हैं, एंड उसको हेल्प करने के लिए मैंने ये फेलोशिप का कोर्स लिया। अच्छा। और इसको मिथ इसके पीछे काफ़ी कुछ है जिसे हमें दूर करना चाहिए। इनफैक्ट आजकल तो एचआईवी का काफ़ी अच्छा दवाइयाँ निकल गई है। एआरटी मेडिसिन्स के माध्यम से हम लोग आजकल एचआईवी को भी नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में रख सक रहे हैं। लेकिन एचआईवी के बारे में लोगों को इतना नॉलेज नहीं है और लोग क्या करते हैं आजकल, जैसे कि हमने आपके क्लिनिक में भी एक बोर्ड देखा कि गूगल मत कीजिएगा टू गेट कंफ्यूज्ड। उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि लोगों ने क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? हाँ, मतलब सबसे पहले एचआईवी को एक टाबू ना समझे। जो करेक्ट। जिसे एचआईवी हुआ है उसे एक सोशल सपोर्ट दीजिए, उसको आइसोलेट मत कीजिए। जैसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर में विजय पाए हैं, उसी तरह हमें लगता है कि एचआईवी के ऊपर भी हम लोग कर पाएंगे। छुआ-छूत का ये बीमारी नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एचआईवी हुआ बोल के आप उससे हाथ नहीं मिला रहे हैं, उसके साथ खाना नहीं खा रहे हैं या बैठ नहीं रहे हैं, ये एक गलत धारणा है लोगों का, इसको चेंज करना चाहिए। आज के टाइम में और प्रीवियस टाइम में अगर हम लोग 10-15 साल की बात करें तो नॉर्मली एचआईवी ट्रीटमेंट में ऐसे कौन से बड़े बदलाव आए कि जो पहले नहीं थे और अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो उसके बारे में क्या बता सकते हो सर? अभी है कि आदमी खुल के अपना जो रिस्क बिहेवियर, जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो डॉक्टर्स से शेयर कर रहा है। डॉक्टर्स के पास भी एचआईवी के ट्रीटमेंट का जानकारी काफ़ी हद तक अपडेट हुआ है। और आजकल के जो एआरटी मेडिसिन है, जैसे एंटी रेट्रोवायरल थेरापीज़, ये इतने एडवांस हो गए हैं कि इवन इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग देम, आपका एचआईवी का स्प्रेड होना भी कम हो रहा है, एचआईवी का वायरल लोड भी अनडिटेक्टेबल हो रहा है, और जिसे एचआईवी हुआ है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक नॉर्मल लाइफ की तरह जी पा रहा है। अच्छा। डायबिटीज़ में अगर हम लोग बात करें तो कई सारे लोगों को शिकायत होती है कि शुगर बहुत जल्दी चालू हो गया, अभी ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो डायबिटीज़ के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट लोगों में, हालाँकि अभी घर पे मशीन आ गया है तो घर पे ही लोग शुगर चेक करते हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो सर? डायबिटीज़ पेशेंट्स को एक ही चीज़ मैसेज देंगे कि डायबिटीज़ होने मत दीजिए। अच्छा। और डायबिटीज़ होने हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर आप लाइफ़स्टाइल पे अपना ध्यान दें। तो लाइफ़स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू फोकस ऑन लाइफ़स्टाइल, तो डायबिटीज़ होने का चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि 70% कम हो सकती है अगर हम लोग लाइफ़स्टाइल पे ध्यान दें। और हेल्दी लाइफ़स्टाइल हर एक इंसान को मालूम है वो क्या है। जस्ट यू हैव टू रिवाइज़ योर रूल्स एंड यू स्टार्ट लिविंग हेल्दी। जैसे कि नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो डायबिटीज होने से बचने के लिए कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए एज अ डॉक्टर करके आपका सजेशन क्या रहेगा सर इसके मेरा ऊपर? तो ये सजेशन रहेगा कि आप मूव मोर, ईट लेस, हाँ। स्लीप मॉडरेटली।
अच्छा। इतना अगर कर लेगा तो मेरे हिसाब से डायबिटीज का काफी हद तक आप अपना रिस्क फैक्टर्स को कम कर लेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि जैसे कि शुगर का इंटेक ज़्यादा रहा, चाय में शुगर रहा, चॉकलेट खाया या फिर मीठे फ्रूट्स खाए तो डायबिटीज़ जल्दी कैच कर लेगा। तो ये फैक्ट है या मिथ है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में शुगर मेटाबॉलिज्म होने का चांसेस जो है वो एकदम नॉर्मल है। आप कितना भी शुगर खाइए आप मेटाबोलाइज कर पाइएगा। अच्छा। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल में जैसे कि आप ओवरवेट हो गए या फिर आप बहुत हद तक कैलोरीज लेने लगे जिससे आप बर्न नहीं कर पा रहे हैं, हुँ। तब जाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं एंड यू स्टार्ट गेटिंग डायबिटीज। नॉर्मली बहुत सारे जनरली हम लोग कहते हैं कि दर्शकों से हमें सवाल आए थे कि क्या डायबिटीज़ रिवर्स किया जा सकता है? या फिर उसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए वो कायम से ख़त्म किया जा सकता है? तो उसके ऊपर क्या बता सकते हो सर? रिवर्सल ऑफ डायबिटीज इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट। अब अच्छा। इसमें अगर आप समझिए आपका डायबिटीज बहुत एडवांस्ड है जहाँ पे आपका ब्लड शुगर 300 है, HbA1c 13 है, हुँ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में प्लीज डोंट टॉक अबाउट रिवर्सल बिकॉज दैट विल बी टू अर्ली टू टॉक ऑन। उस समय आप अपना डायबिटीज का मेडिकेशन और जो लाइफस्टाइल है उसको करके अपना कंट्रोल कीजिए। रिवर्सल का बात हम लोग कर सकते हैं अगर आपका HbA1c अराउंड 6.5 to 7 है और आपका ब्लड शुगर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तब यू कैन फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल। बट एक सवाल हमें लोगों से है, क्या हुँ। वो लाइफस्टाइल को कंसिस्टेंटली एक जैसा रख पाएगा? एग्ज़ैक्टली। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। आप रिवर्सल एक पॉइंट ऑफ टाइम में कर भी लेते हैं, क्या कंसिस्टेंटली उसको आप मेंटेन कर पाइएगा? ये दैट्स अ बिग क्वेश्चन। आजकल बहुत सारे लोग सर जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर कोई भी जनरल डिसीज़ से बचने के लिए एक डायटीशियन हायर करते हैं, उससे एक डाइट का प्लान लेते हैं, वो प्रोग्राम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट कंटिन्यूटी नहीं रहता है। सो डाइट प्लान लेना सही है या डाइट प्लान के साथ कंटिन्यूटी भी होना चाहिए और डाइट प्लान नहीं फॉलो किया तभी भी इंसान सेफ रह सकता है? एक्चुअली आजकल हम लोग कुछ ज़्यादा ही एडवाइस ले रहे हैं लोगों से। आप अगर देखिएगा एक्सरसाइज करने के लिए भी हमें जिम हाँ, का ज़रूरत होता है, डाइट भी खाने के लिए हमें डाइटिशियन का ज़रूरत होता है। हमें नहीं लगता कि इतना एडवाइसेस का ज़रूरत था। एक करेक्ट, पॉइंट ऑफ टाइम में जब हमारे आज से 20 साल 25 साल पहले लोग के पास इतना चीज़ें नहीं थी एडवाइस लेने के लिए। उन्हें मालूम था कि हेल्दी क्या है। एग्ज़ैक्टली, तो आई थिंक सो वी ऑल नो व्हाट इज़ हेल्दी डाइट। तो डाइटिशियन के पास ही जाकर डाइट लीजिएगा ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। करेक्ट। आजकल जो फर्टिलाइजेशन फार्मेसी में यूज़ हो रहा है या फिर फार्मर लोग बोलते हैं कि बहुत सारा वेजिटेबल्स जो है वो मिक्स आ रहा है, तो उसके बारे में क्या है? मतलब इससे सच में ऐसा कुछ होता है कि अगर आपका फल फ्रूट जो आप खा रहे हो वो अगर हाइजीन नहीं है या फिर वो कुछ मिक्सचर है उसमें तो उससे बॉडी को तकलीफ हो सकता है? कोई भी चीज़ केमिकल्स आप यूज़ करके अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हुँ, तो कहीं न कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही। करेक्ट, जितना भी आप रॉ वेजिटेबल्स देखें या फ्रूट्स देखें, उसका साइज़ बढ़ाने में जो भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो दे आर ऑल हॉर्मोन्स। They are all plant hormones which we use to grow their size. I don't think so it's a very beneficial for health. It's करेक्ट। not beneficial for health. डायलिसिस मेडिसिन के आपके अनुभव के अनुसार अगर हम आज देखें तो किडनी डिसीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं सर कि किडनी डिसीजेस में अभी अचानक से इतना फ्लो क्यों बढ़ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को वो प्रॉब्लम फेस हो रही है? किडनी डिजीज को बढ़ने का एक मुख्य कारण है डायबिटीज, जहाँ पे हम लोग कैपिटल कहला रहे हैं। दूसरा है ब्लड प्रेशर का बढ़ना यानी कि हाइपरटेंशन। सॉल्ट इनटेक, क्योंकि आजकल हम लोग अच्छा, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हम लोग के पास टाइम नहीं है नेचुरल फूड खाने का। और लास्ट में जो हम बोलना चाहेंगे वो है ओवर द काउंटर जाकर आप पेन किलर्स काफ़ी खा रहे हैं। आजकल के लोग को आप देखिएगा काफ़ी दर्द रहता है, हम्म। फार्मेसी में जाकर तरह तरह का पेन किलर्स एनासिड्स वो लोग खाते हैं, जो ओवर द टाइम आपके किडनी को डैमेज कर रहा है। करेक्ट। इसी से रिलेटेड मुझे एक सवाल पूछना था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना आजकल मेडिकल स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे उसको बोलते हैं मुझे ये बीमारी हुआ है तो दवा दे दे, वो एक आध दवा दे देता है, ये 2-3 मतलब वो डॉक्टर के जैसा ही दे देते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, उनके लिए मेरा एक ही राय रहेगा कि ओवर द काउंटर के ऊपर में एक बहुत रेगुलेशन आना चाहिए इंडिया में। इतना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंडिया में हो रहा है, हुँ, अच्छे अच्छे ड्रग्स हम लोग इंडिया में उसका इफिकेसी खो दे रहे हैं जस्ट बिकॉज दिस फार्मासिस्ट आर गिविंग ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो दे शुड बी रेगुलेटेड कि कौन सा ड्रग आप दे सकते हैं कौन सा नहीं। इनफैक्ट
लोगों में भी ये जागरूकता आना चाहिए। करेक्ट है। लोग क्या करते हैं ना, खुद का टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली जाते हैं और वहां पे बोलते हैं कि मुझे आज खांसी हुआ है तो मुझे गोली दे दे, वो दे भी देता है। करेक्ट। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए कि जैसे कि अगर सपोज आपको मेडिसिन चाहिए तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप, आई थिंक है भी ऐसा रूल बट फिर भी दिया जाता है, उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? तो वही बात है कि आप सब चीज़ में आप विजिलेंस नहीं रख सकते हैं। विजिलेंस तभी रख पाइएगा जब अवेयरनेस आएगा। करेक्ट। जनता में अगर अवेयरनेस है, कॉमन मैन में अवेयरनेस है, तो ये प्रैक्टिसेस नहीं होंगे। सर मुझे और एक सवाल आपसे ये पूछना है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी ज़रूरी होता है, लेकिन आजकल लोग उसको इग्नोर करते हैं। सो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में आप क्या टिप्स दे सकते हो सर? एमबीबीएस करिकुलम में भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। हुँ। हमें पढ़ाया जा गया हाँ, था और हम पढ़े भी थे। अब प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीपर देन क्योर। तो ये दो चीज अगर कॉमन मैन समझेगा तो हमें लगता है कि हर एक डिजीज का प्रिवेंशन के ऊपर काम कर सकता है। हम जब सर पढ़ रहे थे तो हमने ये भी देखा कि आपने साइकोलॉजी काउंसलिंग भी किया हुआ है। तो साइकोलॉजी काउंसलिंग के बारे में आज लोगों को आप कौन-सा मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि जनरली कोई बोलता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास तो बोलते हैं कि ये पागल है इसलिए जा रहा है। सो नॉर्मली अगर अवेयरनेस हमें बढ़ाना है तो उसके बारे में आप पब्लिक को क्या बता सकते हो सर? हाँ, इसमें हम कॉमन मैन को ये बताना चाहते हैं कि साइकोलॉजी एंड साइकेट्री इज डिफरेंट। हाँ, साइकेट्री मतलब एबनॉर्मल साइकोसिस हो रहा है, मतलब आपका एबनॉर्मल थॉट प्रोसेस एंड बिहेवियर है। लेकिन कभी कभी हम लोग स्ट्रेस अवस्था में एबनॉर्मल नहीं बिहेव करते हैं, या तो हम लोग ओवर रिएक्ट करने लगते हैं या फिर अंडर रिएक्ट करने लगते हैं। तो उस केस में आई थिंक सो काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। सेकेंड थिंग, हर एक डॉक्टर को एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग आपके पास आता है, उसका अपना एक पर्सपेक्टिव रहता है डिजीज़ लेकर, और वो डिजीज़ का पर्सपेक्टिव को समझना और फिर प्रिस्क्राइब करना, आगे काउंसलिंग ज़रूरी है, फिर आप दवाई लिखिए। एग्जैक्टली। मेंटल हेल्थ हो गया या फिर फिजिकल हेल्थ हो गया, उनका कनेक्शन कितना गहरा है, क्योंकि दोनों जरूरी है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ साइड बाय साइड है, उस दोनों को आप पार्ट अपार्ट नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। तो आई थिंक सो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन एनीबडीज हेल्थ। आज के टाइम में अगर हम लोग देखते हैं ना तो हर एक इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं, हमने मराठी फिल्म इंडस्ट्री वालों से बात किया, बॉलीवुड इंडस्ट्री वालों से बात किया, उसके बाद हमने आईटी प्रोफेशनल से बात किया, तो हर एक के कहने पे हमें एक कॉमन वर्ड मिला कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है। तो ये स्ट्रेस और डिप्रेशन 20-25 साल पहले तो ये वर्ड किसी ने सुने भी नहीं थे। तो आज के टाइम में ऐसे क्या चेंजेस हो गए कि लोगों को ये बीमारियां भी होने लगी है? स्ट्रेस एंड डिप्रेशन जो है ये एक रिएक्शन है ह्यूमन बीइंग का। हमें लग रहा है कि आज के डेट में ह्यूमंस आर रिएक्टिंग मच मोर देन व्हाट दे आर सपोज टू। अच्छा। तो हमारा जो रिएक्शन हो रहा है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में, चाहे वो जॉब पे हो, फैमिली में हो, रिलेशन में हो, वो ज़्यादा ओवर एक्टिव है एंड इनअप्रोप्रिएट है। ओके। तो दैट इज़ द रीज़न। आई डोंट नो इस ये क्यों हो रहा है, क्या हमारे अपब्रिंगिंग में गलती हो रही है? क्योंकि करेक्ट। आज के आप देखिएगा जो यंगर जनरेशन है, हम भी तो पेरेंट्स हैं, हम भी तो राइट। कोई एक बच्चे को अपब्रिंग किए हैं। तो हम कितना उसके साइकोलॉजी और साइकोसिस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इस पे काफ़ी डिपेंड करेगा आपका इस तरह का स्ट्रेस में कैसे आप बिहेव करिएगा। आज के जब हम लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में देखते हैं तो एनजाइटी का भी इशू बहुत सारे लोगों को आता है और वो अचानक से उनको ट्रिगर कर जाता है। तो ये एनजाइटी आती कहाँ से है सर? एंजाइटी आती है आपकी लेस प्रिपेयर्डनेस से। अगर आप कोई भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो आप उसके लिए कभी भी एंसियस नहीं होइएगा। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हैं, तो कोई भी सिचुएशन आपके सामने आएगा, आप उसका हमेशा गलत आउटकम सोचकर एंसियस ही होइएगा। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमने ये भी पढ़ा था कि आपका मेडिकल लीगल स्टेटस जो है उसका भी पढ़ाई आपका हो चुका है। तो लोगों में और डॉक्टर्स में इसका अवेयरनेस कितना ज़रूरी होता है सर? सिम्बायोसिस पुणे से ही मैंने मेडिको लीगल स्टडीज़ में हमने सर्टिफिकेशन किया है। ओके। इसका कारण यही था कि एक समय था जहाँ पे आप डॉक्टर्स को कंज्यूमर फोरम में भी लाने का करेक्ट। कोशिश किया गया है, जहाँ पर हम लोग के अगेंस्ट में भी सूट्स हो रहे हैं और केसेस दर्ज हो रहे हैं। राइट। तो इसीलिए मुझे लगा कि हर एक डॉक्टर को भी लीगल नॉलेज होना ज़रूरी है, सो दैट यू नो क्या टाइप ऑफ कंसेंट लेना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, सो दैट कोई भी तरह का आपके प्रोफेशन में आपके अगेंस्ट में कोई तरह का स्वीट्स ना हो। एग्जैक्टली।
कई बार हम लोग देखते हैं ना कि सपोज कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उस सिचुएशन में सबसे पहले ब्लेम किया जाता है डॉक्टर को। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन इस चीज के लिए जरूरी थी कि मेडिकल लीगल एस्पेक्ट पता होना जरूरी होता है। हाँ, मेडिको लीगल आपको एस्पेक्ट होना पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप कुछ गलत एक्शन मत कीजिए। करेक्ट। नो मैटर वॉट एवर द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स माइट बी बिहेविंग लाइक, आपको लीगली अपने तरफ से ठीक रहना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं सर 25 नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए आपने अभी तक आपका योगदान दिया है। हम्म। सो उसके बारे में आप लोगों को क्या बता सकते हैं कि नॉर्मली ये क्या था और किस तरीके से आपने ये चीज़ अचीव की थी? पब्लिकेशंस एंड चैप्टर्स लिखने में फ़ायदा ये होता है कि आप रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। और कोई भी प्रोफेशन में अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं तो वो आपको इवॉल्व करेगा। तो मेडिसिन इवॉल्व्स थ्रू रिसर्च। तो मेरे हिसाब से तो हर एक डॉक्टर को थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। अच्छा। जनरली सर हमारे एक पिछले सेगमेंट में हम लोग वापस आते हैं क्योंकि आर्मी जो है ये लोगों के काफ़ी दिल के नज़दीक का टॉपिक है। सो अगर आर्मी में भर्ती होने के लिए जैसे आपने कहा कि आप एज अ डॉक्टर करके भी भर्ती हो सकते हो। सो जो नए डॉक्टर्स अभी पास आउट होंगे अगर उनका एम रहेगा कि उनको भी आर्मी में ही जाना है या फिर डिफेंस में ज्वाइन करना है तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे सर? ऐसा कौन सा एग्ज़ाम होता है जिससे? हाँ, तो मैंने एक तो होता है कि आप 12th के बाद ही आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कैडेट्स यानी कि एमबीबीएस के हिसाब से आप दाखिला ले सकते हैं। अच्छा। दैट इज़ डायरेक्ट एंट्री। ओके। सेकंड है, आप एमबीबीएस अगर पास आउट हो गए हैं कहीं दूसरे मेडिकल कॉलेज से, हुँ। आप तब भी आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती हो सकते हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर। आप कैप्टन्स के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना जर्नी। इवन अगर आप स्पेशलिस्ट भी हैं तो भी आप डायरेक्टली आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्पेशलाइजेशन में, वो भी लेकिन शॉर्ट सर्विस रहेगा। ओके। ये शॉर्ट सर्विस को परमानेंट सर्विस हो सकता है अगर आपका बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अच्छा। जनरली अगर हम लोग देखें सर तो वुमेन हेल्थ के बारे में आजकल कई सारे टॉपिक्स आते हैं कि वुमेन हेल्थ इम्पोर्टेंट है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। तो उसके बारे में आपके क्या राय है सर? हम वीमेन को हमेशा कैटेगरिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्री मेनोपॉजल, एक पोस्ट मेनोपॉजल। ओके। प्री मेनोपॉजल में वीमेन के पास बहुत सारे बेनिफिट है। जस्ट बिकॉज आपके पास इस्ट्रोजेन है, एक हार्मोन जो फीमेल हुँ। हार्मोन है, वो एक कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स है। काफ़ी अच्छा। आप देखिएगा हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, ये सब फीमेल्स में जनरली कम प्री होता है। मेनोपॉजल में कम होता है, मेल्स में होता है बहुत हुँ। ज़्यादा। लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन के लिए हम एक बात बोलना चाहेंगे कि आपका रिस्क फैक्टर सेम एज मेल हो जाता है। तो पोस्ट मेनोपॉजल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है अपने हेल्थ को। अच्छा। आप एक अच्छा कैरेक्टर तो है ही, फीमेल्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बट यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑल्सो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ये लोग को काम करना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक दे हुँ। शुड हैव सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर देयर मसल्स। ओके। जनरली अगर हम लोग देखें सर तो ऐसी कौन सी टेस्ट है या फिर ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस है जो हमेशा विमेंस ने लेनी चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय बता सकते हो वीमेन सर? को एक है विटामिन डी का टेस्ट लेना चाहिए। अच्छा, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए सर? वंस इन 2 years इज इनफ ओके। विटामिन डी का अगर आप टेस्टिंग करें, क्योंकि आपको थोड़ा सा मैलिग्नेंसीज को भी स्क्रीन करनी है, तो ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग आपका इम्पॉर्टेंट है मैमोग्राफी के हिसाब से। सेल्फ एग्जामिनेशन भी ब्रेस्ट का वीमेन को पीरियडिकली करना चाहिए। और एक पैप स्मीयर कराना चाहिए पोस्ट मेनोपॉजल, या फिर थोड़ा सा पेरीमेनोपॉजल एज में, देखने के लिए कि सर्वाइकल कार्सिनोमा या कैंसर्स तो नहीं है। ओके। आजकल हम लोग देखते हैं ना कि यंग जनरेशन जो है हम लोग अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है ऐसे बोला जाता है। लोगों का ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ गया है, स्मोकिंग करेक्ट, हैबिट करेक्ट, बढ़ गया है। करेक्ट, हालांकि अगर हम लोग देखें तो कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन भी लगा दिया है, करेक्ट। लेकिन स्टिल वो होता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि वो कितना रिस्की है और उससे मतलब किस तरीके से बचना चाहिए यंग जनरेशन ने? यंगर जनरेशन को बिगाड़ने का मेजर जो फैक्टर्स है वो हम ही लोग हैं। अच्छा। अगर आप देखिएगा, वी एज अ पेरेंट इज ड्रिंकिंग सो माई सन इज ऑल्सो ड्रिंकिंग, माई डॉटर इज ऑल्सो ड्रिंकिंग। तो एक तो पेरेंट्स को खुलेआम इस तरह का हैबिट्स को नहीं दर्शाना चाहिए जिसमें उसके बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हों करेक्ट। और वो चीज़ें वो अपना रहे होंगे। दैट इज़ वन। सेकंड, बॉलीवुड
से हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं एंड राइट। बॉलीवुड में अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्ट्रक्चर्ड वे में वो बैन नहीं आया है कि आप अल्कोहल या फिर स्मोकिंग जैसे चीज़ों को ना दिखाएं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ को मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना चाहिए ताकि यंग माइंड्स इन्फ्लुएंस्ड ना हो। नॉर्मली हम लोग बॉलीवुड मूवीज में भी देखते हैं या फिर अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म जो नया करेक्ट, आया है कि उसके करेक्ट। ऊपर तो आप कुछ भी दिखा सकते यस, हो, कोई बैन यस, नहीं है। यस। एक छोटा सा मैसेज नीचे लिख देते हैं कि ड्रिंकिंग हो गया या फिर अल्कोहल हो गया या फिर स्मोकिंग हो गया वो इज तो आपके इंजूरियस टू हेल्थ। वो तो आपके सिगरेट पैकेट्स पे भी लिखे हुए हैं। करेक्ट। आपके टोबैको के उस पे भी लिखे हुए हैं। बट दीज आर नॉट गोइंग टू वर्क। दीज आर जस्ट अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो दीज आर सॉलिड स्टेप्स। सर जैसे कि हमने पढ़ा था कि आपने यूरोपियन स्कूल से सेक्सुअल मेडिसिन में भी एजुकेशन लिया है। सेक्सुअल मेडिसिन को लेके आज के जनरेशन में अवेयरनेस होती नहीं है। सो इसके बारे में आप क्या बता सकते हो सर? इसका मेजर फैक्टर है स्कूल। अच्छा। स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन अभी भी करिकुलम के हिसाब से नहीं है जी। रिलीजियसली फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी का अगर आप चैप्टर्स देखिएगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले चैप्टर्स को नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, उससे एक या दो शॉर्ट नोट्स सिर्फ आते हैं, वो स्टूडेंट्स खाली याद कर लेता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो सेक्स एजुकेशन का नहीं होने के वजह से ही आज के डेट में सेक्सुअलिटी को लेकर इतना कन्फ्यूज़न है। एग्जैक्टली। अदरवाइज अगर देखिएगा तो इसको अगर अच्छा से हम लोग टैकल करें तो हमें नहीं लगता है कि सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स विल बी द रियल प्रॉब्लम नाउअडेज। आपने सर जैसे कि सेक्सोलॉजिस्ट में सर्टिफिकेशन लिया था, तो आपने इस फील्ड में भी हमारा एक सहयोग होना चाहिए या फिर योगदान होना चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सर? सेक्सुअल मेडिसिन से प्रेरणा एक हुआ कि जब हम पेशेंट्स को डील करते हैं तो ये एक एरिया था जहाँ पर पेशेंट्स भी खुल के बात नहीं कर रहे थे और हम भी पूछ नहीं रहे थे क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं थे। अच्छा। लेकिन हम सोचे कि अगर सेक्सुअल मेडिसिन के ऊपर में आप थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं तो एटलीस्ट यू कैन आस्क पीपल्स प्रॉब्लम एंड यू कैन सॉल्व देम। सोशल टैबू भी बहुत ज़्यादा होता था पहले के वक्त में या फिर अभी भी हम लोग देखते हैं कि लोगों में अवेयरनेस है ही नहीं। सो आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं कि लोगों ने किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर सेक्सुअल अगर कुछ प्रॉब्लम वो फेस करते हैं तो वो उम्र निकल जाती है लेकिन किसी से डिस्कस ही नहीं करते। सो उनको आप क्या बता सकते हो सर? इसीलिए सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से आप लोग, मैं बोलना चाहूँगा कि कॉमन लोगों को कि इससे आपको दूर नहीं हटना चाहिए। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शेयर दिस प्रॉब्लम विद द डॉक्टर जहाँ पे आप जा रहे हैं। भले वो डॉक्टर आपके प्रॉब्लम्स को कुछ सॉल्व नहीं करेगा लेकिन सुनेगा और हो सकता है आपको उपाय बता दे कि किसके पास जाना चाहिए। जनरली अगर हम लोग देखें तो हमने बहुत बार सुना है कि ये प्रॉब्लम्स पहले बाहर होती थी। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम्स अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो जनरली लाइफस्टाइल ही इसका मेन कारण है या फिर क्या प्रॉब्लम है कि जिससे कि महिलाओं में भी हो या फिर मेल्स में भी हो? हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं आजकल। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बढ़ा नहीं है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हम लोग अब ज़्यादा खुल के बात कर रहे हैं। अच्छा। एक समय था जब टाबू के हिसाब से हम लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करते थे। करेक्ट। अभी लोग इसके ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं, सेक्सोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, साइकेट्रिस्ट लोग भी हैं जो इस विषय पे बात कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग मोर ऑफ दीज थिंग्स कमिंग अप। अगर हम लोग मॉडर्न कपल्स की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत देखे जाते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो लोगों को लगता है कि ये ट्रीटेबल है या नॉन ट्रीटेबल है। सो इसके बारे में हम लोग उनको किस तरीके से गाइड कर सकते जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं सब ट्रीटेबल हैं, हैं? ओके। एक्सेप्ट अभी HIV भी जो STD के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं वो भी हम लोग अब अच्छा से ट्रीट कर रहे हैं। बाकी तो आप जो भी STDs लीजिए, चाहे गोनोरिया हो, सिफिलिस हो, अगर आप अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो दीज आर इजीली ट्रीटेबल। इसलिए इसके ऊपर लोगों को काफ़ी जानकारी रहनी चाहिए कि उसके लिए फियर नहीं करना है। राइट। यस। आपने खुद का एक वेलनेस सेंटर चालू किया है सर, आप उसके बारे में दर्शकों को क्या बता सकते हैं? अगर आपके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करना है या फिर संपर्क करना है तो लोग किस तरीके से करें? हाँ, हमारा एक नया सेंटर अभी आया है, इसको हम लोग ईजेक्स करके नाम दिए हैं। ओके। Ezex मतलब easy sex. So this is what my center name is.
इसमें हम अभी बहुत रिसेंट टेक्नोलॉजी के चीज़ों और मशीन्स को लाया गया है। जैसे एक हाईफेम चेयर है जो हम लोग लाए हैं, जिसमें पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स को हम लोग ट्रीट करने का कोशिश करेंगे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए भी काफ़ी कुछ मशीन्स हम लोग लाए हैं जिसको हम लोग ट्रीट कर सकते हो। तो आई थिंक सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन ऑलवेज अप्रोच अस। हमने ये भी देखा था सर कि अभी आप अगर वर्तमान में देखें तो एसोसिएट प्रोफेसर करके आप कार्यरत हो। तो साइमल्टेनियसली टीचिंग भी करना है, आपका रेगुलर जो प्रैक्टिस है वो भी हैंडल करना है। सो ये सब आप कैसे मैनेज करते हो सर? एसोसिएट प्रोफेसर के हिसाब से टीच कर रहे हैं तो इसमें एक मुझे स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं तो हमेशा खुद को भी पढ़ते रहने का एक अच्छा अनुभव मिलता है। तो आई थिंक सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप हमेशा लर्निंग प्रोसेस में जुटे रहें, और प्रोफेसर या टीचर बन के तो सबसे अच्छा तरीका है। जैसे कि टीचिंग हो गया या फिर क्लिनिकल आपका प्रैक्टिस हो गया, इन दोनों को मैनेज करने में कभी आपको तकलीफ महसूस हुई है कि बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है? आई थिंक सो अगर आप काम को एंजॉय करते हैं तो वो बर्डन कभी नहीं लगेगा। अच्छा। तो मुझे तो अभी तक तो नहीं लग रहा है। हम बहुत सारे मूवीज़ में देखते हैं या फिर जैसे कि एक मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें एक सेंटेंस था कि डॉक्टर ने इमोशनल नहीं होना चाहिए। सो सच में डॉक्टर लेस इमोशनल रहते हैं या फिर वो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं? डॉक्टर्स को इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर को एम्पैथी रखना चाहिए। राइट। डॉक्टर को दूसरे का जो फीलिंग और दर्द है उसको समझना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हो। अगर आपके पास समझिए कोई पेन है तो आपका पेन को हम समझेंगे, राइट। लेकिन आपका पेन को अगर हम फील करने लगेंगे तब तो हम 24 घंटा में हमेशा कुछ ना कुछ फीलिंग लेके डाउन ही रहेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली। डॉक्टर के पास कोई खुश होके तो आता नहीं है, राइट। सब दुख दर्द लेके ही आता है। तो सबका दुख दर्द को हरना नहीं है हमको, सबका दुख दर्द को समझना है। आई शुड नॉट इम्बाइब ऑल दी दुख एंड दर्द, तब तो हम दुखी सबसे ज्यादा हो जाएंगे, हम हील कैसे करेंगे। करेक्ट, करेक्ट। जनरली हम लोग देखते हैं कि आप किसी भी ऑफिस में जाओ, चाहे आप किसी पॉलिटिशियन के पास जाओ, आईटी प्रोफेशनल के पास जाओ, बिजनेसमैन के पास जाओ, जब भी उनके ऑफिस से कोई निकलता है वो उनको बोल सकते हैं चलो नेक्स्ट टाइम जरूर आना। आपके प्रोफेशन में तो ये वर्ड होता ही नहीं है। सो आप पेशेंट्स को किस तरीके से बाय कहते हो हाँ, सर? ये मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि लोग फिर से आए, स्वस्थ होके आए। हाँ। आज तक मैंने कोई पेशेंट को नहीं देखा कि वो स्वस्थ हो गया और मेरे पास जस्ट मिलने के लिए आया, अच्छा। कि डॉक्टर साहब से हम जस्ट मिलने आए हैं और ऐसे एक तो हाय हेलो करके हाँ। जाएंगे। ऐसे लोगों का भी विचार नहीं है, वो भी चाहते हैं कि डॉक्टर से दूरी रहे। हेल्दी, हैप्पी और लॉन्ग लाइफ के लिए आप एक जैसे कि हम लोग लास्ट सेगमेंट में हैं हमारे, सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर लोगों को हेल्दी लाइफ जीना है, लॉन्ग लाइफ जीना है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? एक ही वर्ड है, कंसिस्टेंसी। हर एक लोग को हम देखे हैं कि डाइट भी अच्छा करने लगता है, एक्सरसाइज भी करता है, नींद को भी अच्छा करता है, हुँ। कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी आप अपने हैबिट्स में होइए, आपको लॉन्ग भी लाइफ मिलेगा, हैप्पी लाइफ मिलेगा और बहुत फ्रूटफुल लाइफ मिलेगा। राइट। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। थैंक हमारा एक राउंड होता है रैपिड फायर का, यू। यस। वो हम लोग कंडक्ट करेंगे। या सो जनरली सर मतलब हालाँकि हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, बट आप क्या सजेस्ट करेंगे, टी या कॉफ़ी? कॉफी। मॉर्निंग वॉक अच्छा है या इवनिंग वॉक अच्छा है? एनी वॉक। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में अगर वॉक करोगे तो फ्रेश एयर रहेगा, तो उसके बारे में आप क्या बता सकते हो सर? नहीं, वॉकिंग के लिए जो है कोई टाइम नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग वॉक में जनरली आदमी फ्रेश फील करता है क्योंकि जस्ट सो के उठा रहता है, लेकिन आपको वॉक करना, आप कहीं पर भी किसी समय वॉक कीजिए। मेडिसिन इम्पोर्टेंट है या फिर लाइफस्टाइल को अच्छे से रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? 100% लाइफस्टाइल। वन सुपर फूड जो आप रिकमेंड करना चाहोगे? बनाना। हमने हमेशा सुना है सर कि ईट एप्पल, जिससे कि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो ये सच में काम करता है? एप्पल इज अ फैंसी फ्रूट, अच्छा, उसका कोई कोई रिलेवेंस नहीं है। स्ट्रेस रिलीफ के लिए म्यूजिक या फिर मेडिटेशन? मैं तो मेडिटेट करना चाहूँगा, काफ़ी लोग म्यूजिक सुनेगा। डायबिटीज प्रिवेंटेबल है या फिर इन्वेंटेबल है? डायबिटीज़ प्रिवेंटेबल है। सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लोगों में टैबू ज़्यादा है या फिर वो इसेंशियल है आजकल?
लोगों में टैबू है। अगर उस टैबू को कम करना चाहिए तो फिर आप क्या सजेस्ट करोगे सर, एक खुल के लाइन में? बात कीजिए। आपकी राय में वन वर्ड टुवर्ड्स हेल्थ। वेल्थ। और सारे पेशेंट्स के लिए या फिर आप जो हमारे दर्शक शो देखते हैं उनके लिए आप एक वन लाइनर मैसेज क्या देना चाहोगे सर? मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं तो जो दवाई आपको दिया गया है उसको आप फॉलो कीजिए, और फॉलोअप्स जरूर रखिए अपने डॉक्टर से, और दवाई का कोर्स कंप्लीट कीजिए। राइट। सो समीर सर, आप हमारे शो पे आए और आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुल के बताया। ये डेफिनेटली हमारे दर्शकों के लिए हो गया या फिर जो लोग ये शो देखेंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। और एक लास्ट ये रहेगा, इनविंसिबल सोल्स पॉडकास्ट के हमारे दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो सर? इस स्टूडियो में आकर हमें अच्छा इतना लग रहा है क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पर आप कॉमन आदमी के पास डॉक्टर्स का विचार पहुंचाना चाह रहे हैं, तो दैट्स वेरी गुड फॉर इनविंसिबल सोल्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।